ओके, सो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट वी वर डिस्कसिंग, ठीक है। सो इसमें हमने देखा था कि जो सॉल्ट है ये कैसे बनते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें 4 पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ओके। तो सॉल्ट्स ऑफ, हमने क्या क्या देखा था, वीक एसिड एंड वीक बेसिस का देखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का भी देखा था। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस, ओके, इसका हमने पहले ही देखा है। देन सेकंड इज वीक एसिड एंड बेसिस, इसका भी देखा था, ओके। नाउ यू हैव कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, okay, and strong base and weak acid। तो आप इसका टेबल बना सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ के ए एंड के बी, सबको याद है ना के ए एंड के बी क्या रहता है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके। जब डिसोसिएशन होता है अपना, तो आपका जो ओरिजिनल कंपाउंड होता है और उसके डिसोसिएटेड आयंस होते हैं, इनके बीच में जो एक इक्विलिब्रियम तैयार होता है, तो उसका कांस्टेंट वो होता है के, ओके। अब आपका अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो उस के को आप के ए कहोगे, और अगर आपका बेसिक सॉल्यूशन है तो उसको आप के बी कहोगे, ओके। बाकी सारा सिमिलर होता है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, इसका हाइड्रोलिसिस, इनके सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, दे कम इन कांटेक्ट विथ वाटर, राइट, एंड फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इसमें एक्चुअली हाइड्रोलिसिस होता है तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसमें पहले तो उसका डिसोसिएशन, फर्स्ट डिसोसिएशन ऑलरेडी हो चुका है, राइट। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग लाइक कि हमारे पास सॉल्ट है। जब इनके साथ में एसिड एंड बेस, इनके साथ में वो सॉल्ट आ जाता है रिएक्शन के लिए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या होता है कि फिर से इनके डेरिवेटिव्स बनते हैं, फिर से इनके सॉल्ट बनते हैं, आयंस बनते हैं, ठीक है। तो उसका नेचर क्या है, वेदर इट इज एसिडिक, वेदर इट इज बेसिक, और वेदर इट इज न्यूट्रल, दैट इज मैटर ऑफ डिस्कशन। ये हमें डिस्कस करना है। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस में देखा था कि यहाँ पे क्या होता है कि हियर के ए इज इक्वल टू के बी, दैट्स व्हाई द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, राइट, ये हमने देखा था। फिर जब हम वीक एसिड एंड वीक बेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें तीनों पॉसिबिलिटीज मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें ये भी पॉसिबिलिटी मिलती है के ए इज ग्रेटर देन के बी, देन के बी ग्रेटर होता है, एंड ये तीसरी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मिलती है, ओके। तो यहाँ से हम क्या यहाँ पे एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि यहाँ पे रिलेटिव एसिडिटी और बेसिसिटी है, ओके। तो कौन है साथ में, क्योंकि वीक एसिड और बेसिस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि उनके पास में रिएक्शन के बहुत चांसेस होते हैं, तो साथ में सॉल्ट कौन सा है, वाटर का एम्फोटेरिक नेचर है, तो एट दैट टाइम वाटर कैसा बिहेव कर रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है उसका नेचर क्या होगा। तो ये रिलेटिविटी जो है ना वो यहाँ पे काम करेगी। तो इन केस ऑफ वीक एसिड एंड बेस वी कांट से दैट कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज ऑलवेज एसिडिक और रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज ऑलवेज न्यूट्रल या बेसिक, ऐसा हम कह नहीं सकते। ये रिलेटिविटी पे डिपेंड है। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ये याद आ रहा है कुछ ऐसा सुनने जैसा लग रहा है, ओके। सो नाउ वी हैव थर्ड कैटेगरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ओके। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एंड वीक बेस होता है तब क्या होता है, तो दे हैव गिवन यू वन रिएक्शन फॉर दैट, ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट की रिएक्शन सबको पता है, राइट। तो उसमें
कैसा डिसोसिएशन कैसा होगा कॉपर में और सल्फेट आयन, राइट। अब यहाँ पे जो सल्फेट आयन है आपका, यहाँ पे जो ये सल्फेट आयन तैयार होता है, ओके, तो ये सल्फेट आयन जो है इसकी टेंडेंसी क्या है, जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा, दोनों का होगा, एक कॉपर का भी होगा एंड सल्फेट आयन का भी होगा, तो इसकी टेंडेंसी है एक स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म करने की, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। एंड ये जो कॉपर आयन है इसकी टेंडेंसी होती है एक और एक कंपाउंड बनाने की, जिसको हाइड्रोक्सिल, एक इसका डेरिवेटिव होता है, वो तैयार होता है, राइट। सो यहाँ पे अगर आपने इसका ओवरऑल नेचर देखा तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सबको पता है इसकी जो एसिडिटी है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये इसको काउंटर करता है, राइट। तो कैसा होता है कि दो चीजें आपके हाथ में है, तो उसमें जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा उसके नाम से हम इसको पहचानते हैं, राइट। अगर क्लास में एक स्टूडेंट का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, कोई भी स्टूडेंट हो, तो उसका इन्फ्लुएंस फॉर एग्जांपल ज्यादा है, तो टीचर जो होते हैं या बाकी के जो लोग होते हैं वो कैसे बोलते हैं कि चलो ये स्वामिनी का क्लास है। क्यों? क्योंकि स्वामिनी ऐसी लड़की है उस क्लास में जो ध्यान में रहने जैसी है, ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हाँ, बाकी पर्सनली मत लो, पर ये जो एग्जाम्पल है ये क्यों है, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, नॉट नेसेसरी अच्छा या बुरा, वो यहाँ पे डिस्कशन नहीं है, पर ऐसा कुछ तो वो करती है कि उसकी वजह से वो ध्यान में रहती है, so that's why we recognize that particular class as स्वामिनी का क्लास, राइट। वैसे इसका है कि इसका इन्फ्लुएंस जो है ना ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रहता है, that's why this particular solution is tending to be acidic, okay, that's why strong acid and weak base जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है ये इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, so in that case Ka is much larger than Kb and that's why solution is acidic, okay। समझ में आया ये कैसे होता है, ये क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि ये न्यूट्रल है, ये रिलेटिव है, ये एसिडिक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ आयंस प्रेजेंट इन बिटवीन दैट सॉल्यूशन, ओके। क्या बाकी बहुत कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है इसमें, इतना ही है कि पॉजिटिव आयंस है आपके पास एंड निगेटिव आयंस है, राइट, एसिडिक आयंस है एंड बेसिक है, तो उसमें जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, एसिडिक आयंस का प्रोपोर्शन अगर ज्यादा होगा तो आप उस सॉल्यूशन को एसिडिक बोलोगे, बेसिक का ज्यादा होगा तो उसको बेसिक बोलोगे आप, ठीक है। और अगर दोनों एग्जैक्टली इक्वल है तो उसको आप न्यूट्रल बोलोगे, राइट। इन द जस्ट लाइक द इन द केस ऑफ वाटर में आप वाटर को न्यूट्रल क्यों बोलते हैं अल्टीमेटली हम लोग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि उसमें उसका एक तो नेचर एम्फोटेरिक है, पर वो भी एम्फोटेरिक क्यों है, क्योंकि हम ऐसा अज्यूम करते हैं और वो प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है कि उसमें जो निगेटिव एंड पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, राइट। दैट्स व्हाई वी से दैट वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर एंड इट इज न्यूट्रल, उसका पीएच 7 आता है, राइट। तो ऐसे ही इसमें ये जो Ka है वो ये जो कांस्टेंट है तो वो ज्यादा है, उसका वैल्यू ज्यादा आता है, एसिडिक रेडिकल्स उसमें ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज एसिडिक सॉल्यूशन। समझ में आया? चलो उसकी थियोरी पढ़ो, थोड़ा वो जो पैराग्राफ है वो पढ़ो, उसमें कोई स्टेटमेंट है वो नहीं समझता है तो मुझे बोलो, ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी पढ़ो। और नेक्स्ट जो है ना वो तो एकदम इजी है, आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये लास्ट पार्ट जो है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो इसमें जाते हैं। तो वीक एसिड सबको पता है कौन सा होता है, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं आपके, तो वो कंसिडर किए जाते हैं कि वो वीक है, लाइक एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, राइट।
so all they are weak acid. एंड स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है फिर, लाइक NaOH, KOH, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस है। तो जब इनकी रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको क्या मिलते हैं, आपको सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स मिलते हैं, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ में जो कुछ कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं या जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दे टेंड्स टू बेसिसिटी, राइट। क्योंकि वैसे ही अब थोड़ी देर पहले हमने जो एक्सप्लेनेशन लिया था ना, वही एक्सप्लेनेशन कॉपी पेस्टेड कि इसमें क्या होता है कि Kb जो है ना, तो Kb की वैल्यू ज्यादा आती है। ओके, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं आपके, उनका प्रोपोर्शन सॉल्यूशन में ज्यादा होता है और वो काउंटर अटैक करता है निगेटिव आयंस, राइट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में आप देखें तो Kb जो होता है, तो Kb का वैल्यू मच हायर होता है एज कंपेयर टू Ka. So here you can say like this, right? And resulting solution is basic in nature. Okay? तो ये ऐसे स्टैंडर्ड उन्होंने बनाए नहीं है, पर ये अपने आप बने हैं कि जब आपके पास ऐसे सॉल्ट्स हो इस प्रोबेबिलिटी ऑर्डर में, तो आपके जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो ऐसे बनेंगे। सो what do you think, what could be the industrial application or practical application of all this theory? क्या लगता है आपको? ये गिवन नहीं है बुक में, ये क्यों पढ़ना है हमें, ये क्या मतलब इसका रिलेवेंस क्या है? What do you think? इसका एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है? सोचो थोड़ा उसके ऊपर कि ये क्यों पढ़ना है हमें। और फिर ये यहाँ पे जो लिख के रखा है कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक रहेगा, एसिडिक रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, तो इसका हमें क्या करना है? हम अपने किचन में ये बनाते हैं क्या ऐसा कुछ? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड जो होता है, या स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, उसका कुछ ऐसे सॉल्ट बनते हैं क्या हमारे किचन में? एक्चुअली बनते हैं वैसे कहा जाए तो, पर इतना उसमें स्टडी करने जैसा क्या है, ऐसा एक हमारे दिमाग में आ सकता है। So will you think over that? Okay, will you tell me tomorrow? कल बताओगे थोड़ा सा सोच के कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे ये थियोरी एक्चुअली एप्लीकेबल है। ओके, ये मुझे आप बताओगे कल। हाँ, अगर नहीं दिमाग में आ रहा है तो हम बोलेंगे उसके ऊपर कुछ तो, पर थोड़ा सा सर्च करो। मैंने आपको जर्नल्स बताए ना, तो जर्नल्स में देखो। ओके, ऐसे जर्नल है नेट पे कि जो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है। जो अपने ये इंडस्ट्रीज होते हैं ना बड़े बड़े, तो वहां पे उन्होंने कुछ अगर ऐसा डिस्कवर किया फॉर एग्जाम्पल, तो उसके डिस्कवरी के लिए जर्नल, मतलब वो पब्लिश करने के लिए जर्नल होते हैं। सोल इंडस्ट्रियल पर्पस, बाकी कुछ नहीं। ऐसे भी जर्नल्स है। तो वो जो टाइप होता है ना जर्नल का, उसमें आपको इसका एप्लीकेशन मिलेगा। थोड़ा सा सर्च करो, ठीक है। एक सब्जेक्ट आया है तो एक आपको बता देती हूँ। मेरा एक कलीग था, कलीग मतलब सीनियर था, वो मेरा था मतलब है अभी भी। तो वो इंडस्ट्री में काम करता था, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ओके, तो उनकी वायरोलॉजी की लैब थी, इंडस्ट्री में लैब थी वायरोलॉजी की, जिसका वो इंचार्ज था। तो क्या हुआ कि एक दिन वो अच्छा काम करता था, मतलब उसका पेमेंट स्केल वगैरह सब कुछ हायर था और अच्छा चल रहा था सब कुछ। और उसने एक दिन क्या किया, रूटीन, उसका जो रूटीन था वो उसने किया कि उसने एक एक्सपेरिमेंट लगाया, वो देखा उसका रिजल्ट आता है कि नहीं। ओके, आया, रिजल्ट आया, ग्रोथ आई, बैक्टीरियल ग्रोथ आई अच्छे से। ओके, और फिर उसने वो पास कर दिया सिग्नेचर से, और फिर उसका स्केल अप हो गया और वो उसका वो बड़ा फर्मेंटर लग गया। तो उनका वायरोलॉजी का था और उनका प्रोडक्ट जो था ना उस इंडस्ट्री का, वो आई थिंक हाँ विटामिन वाला प्रोडक्ट था उनका। तो एक विटामिन बनाते थे वो, सिंथेटिक विटामिन, और वो फिर सेल करते थे। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था यहाँ तक, पर क्या हो गया, लैब में भी सब कुछ अच्छा था, और जो कुछ भी उसने स्केल अप करने के लिए पूरा का पूरा जो फर्मेंटर लगाया था ना, तो वो क्या हो गया उसमें
कि 2 दिन बाद उसके दिमाग में आया, मतलब उसने ऑब्जर्व किया कि वो पूरा का पूरा जो मीडिया है ना, वो कंज़्यूम ही नहीं हुआ है। वो वैसे ही रहा रहा है। मतलब जो बैक्टीरियल सेल होती है ना, वो मीडिया कंज़्यूम करती है और फिर प्रोडक्ट बनाती है। तो मीडिया वैसे की वैसी ही है, कुछ नहीं हुआ उसमें। और वर्स्ट थिंग इज़ कि वो पूरा का पूरा खराब हो गया है। ठीक है? तो ये बात हो गई उसमें, तो उसने बहुत सोचा कि अरे ऐसा क्यों हो गया? उसने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया लैब में। लैब में तो सब कुछ अच्छा था और फिर से उन्होंने वो लगाया सेटअप, वेस्ट गया। ऐसे 3 बार हुआ। फिर जो उसका वो कंपनी का ओनर था ना, उसने फिर समन समन किया उसको। उसने नोटिस भेजा कि सिंस यू आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस वेस्टेज, गिव अस रीज़न्स। तो उसने तो पूरा एक्सप्लेन करके दिया, उसके पास पूरा रिपोर्ट था, उसने वो एक्सप्लेन किया कि ये ऐसा-ऐसा हो रहा है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या उसमें प्रॉब्लम है। तो फिर ऐसे ये 1 महीने तक ये चला कि वो एक्सपेरिमेंट करते रहे और लैब में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वही मीडिया, वही बैक्टीरिया, वही वायरस, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर जब वो स्केल अप करते थे ना, तब प्रॉब्लम होता था। तो प्रोडक्शन रुक गया, सब कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कंपनी को। फिर उन्होंने एक एक्सपर्ट टीम बुलाई। तो एक्सपर्ट टीम में उसमें भी हमारे 1-2 लोग जो थे वो अच्छे अच्छे से पहचान के थे और उन्होंने हमें ये किस्सा बाद में बताया डिटेल में। तो वो एक्सपर्ट टीम और ये इंचार्ज, इन तीनों ने 3-4 लोगों ने मिलके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया कि एग्ज़ैक्टली वेयर इज़ द प्रॉब्लम। तो मीडिया अच्छा था, उन्होंने मतलब राइट फ्रॉम वाटर क्वालिटी उन्होंने चेक करना शुरू कर दिया कि जो वाटर मीडिया बनाने के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं, तो वो अच्छा है कि नहीं, उसमें आयन इंटरफेरेंस है कि नहीं। तो वहाँ से उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन पूरा का पूरा शुरू कर दिया, राइट? तो सब कुछ ठीक था, पर बाद में उन्होंने प्रॉब्लम सच में ढूँढा, तो क्या प्रॉब्लम था? वी कांट इवन इमेजिन दैट कि दिस कैन बी प्रॉब्लम। उनका कंपनी का कैसा था, उनकी मेथड कैसे थी कि बैक्टीरिया है, ओके? और उस बैक्टीरिया जो होता है वो जब मीडिया यूज़ करता है, तो उसमें वो पूरा का पूरा मीडिया मीडिया यूज़ करके विटामिन का प्रोडक्शन करता है। लैब में वो एक्सपेरिमेंट होने के बाद जब ये कल्चर स्टोर करते थे ना फ्रीज में, रेफ्रिजरेटर में, तो रेफ्रिजरेटर में जब वहां से उन्होंने आइसोलेशन वगैरह सब कुछ किया, तो उनके ध्यान में आया कि रेफ्रिजरेटर में एक वायरस है, जो बैक्टीरियोफाज टाइप का वायरस है। बैक्टीरियोफाज मतलब क्या? आपको ये पता होगा ना, कुछ एनिमल वायरस होते हैं, कुछ प्लांट वायरस होते हैं। एनिमल वायरस मतलब ये अपना कोरोना, ये एनिमल वायरस है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट वायरस में कौन-कौन है? टोबैको मोज़ेक वायरस सुना होगा, तो वो प्लांट वायरस है। वैसे ये बैक्टीरियोफाज होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं। बैक्टीरियल सेल को वो वायरस इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन कॉज़ करते हैं। तो वैसा एक वायरस उस कोल्ड कंडीशन में अडैप्ट करके रेफ्रिजरेटर में प्रेज़ेंट था, जो बैक्टीरियल कल्चर है ना, वो पूरा का पूरा कंज़्यूम कर देता था। और जब ये लोग मीडिया में बैक्टीरियल सेल डालते थे, तो उनको लगता था कि एक्चुअली हम बैक्टीरियल सेल डालते हैं, पर वैसा कुछ तो था ही नहीं, क्योंकि सस्पेंशन में बैक्टीरियल सेल ही नहीं थे। तो अगर वो नहीं है, तो वो आगे जाके क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो नहीं थे, वो पूरे के पूरे मर चुके थे। ये सिंपल प्रॉब्लम था वैसे कहा जाए तो, और इसकी वजह से कंपनी का प्रोडक्शन 3 महीने के लिए रुका था। तो उनको 3 महीने का जितना भी प्रोडक्शन जो कॉस्ट होती है उनकी, वो पूरी की पूरी गई और उतना उनको लॉस हो गया। पर फिर भी इन लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि ऐसा एक वायरस है जो इस टाइप के बैक्टीरिया को अटैक करता है और वो रेफ्रिजरेटर में प्रेज़ेंट होता है कोल्ड कंडीशंस में। तो उसका इन लोगों ने पेटेंट लिया अलग से, और जो एक्सपर्ट टीम थी ना और उनके साथ ये इंचार्ज जिसको नोटिस भेजी थी, उसका उन लोगों ने प्रमोशन कर दिया कि चलो तुम लोगों ने ये ढूँढा इसलिए। तो नो डाउट 3 मंथ्स के लिए उसको बहुत फेस करना पड़ा, पर बाद में उसकी जो पोस्ट थी ना वो बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, सैलरी भी बढ़ गई। ठीक है? तो इन दिस वे इंडस्ट्रियल जो मेथड है ना वो ऐसे काम करती है। मतलब फेल जाना इज़ नॉट वर्स्ट थिंग, फेल जा सकता है एक्सपेरिमेंट, पर रीज़न ना मिलना ये बुरी बात है। तो आपको रीज़न मिलना चाहिए, उसको आपको ओवरकम करना चाहिए, ठीक है? तो ये किस्सा था, पुणे की लैबोरेटरी थी ये, आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सुना होगा ना?
तो वहां पे अभी भी उस वायरस का कल्चर प्रेजेंट है, उन लोगों ने वहां पे वो सबमिट किया था और अभी भी वो वायरस प्रेजेंट है उस पर, और अभी भी स्टडी हुआ है और चल रहा है मतलब। तो वो नोवेल स्ट्रेन था वायरस का, जो इसके पहले इंडिया में कभी भी रिपोर्ट नहीं हुआ था, जो इन लोगों ने रिपोर्ट कर दिया फ्रॉम वन सिंगल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इंडस्ट्री में भी रिसर्च का ऐसे स्कोप होता है, और ये मैंने हमारे फील्ड का बताया माइक्रोबायोलॉजी का, पर बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, सब में ऐसे ही काम चलता है। मेथड अलग अलग है, पर जो आपका जो अप्रोच होता है ना, रिसर्च अप्रोच, वो तो हर फील्ड में सेम ही होता है। ठीक है, चल हो गई स्टोरी। अब बैक टू आवर पॉइंट कि ऐसे आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन ये ऐसे क्यों होते हैं, राइट? ओके, सो नाउ नेक्स्ट आपके बुक में देखो, यहाँ पे इन लोगों ने आपको जस्टिफिकेशन के लिए पहले ही 4 पॉइंट देके रखे। देखो कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच Ka इज ग्रेटर देन Kb। ठीक है, ये सारा इन लोगों ने पहले से दे दिया है। रिएक्शंस वैसे कहा जाए तो थियोरी वही है, फिर सिर्फ उन्होंने रिएक्शन चेंज की, एग्जाम्पल चेंज किया है। तो यहाँ पे अगर आपको पॉइंट्स निकालने हैं तो आप कैसे निकाल सकते हो, ये लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है, सिर्फ रिएक्शन उन लोगों ने चेंज की है। ओके, तो ये सेल्फ असाइनमेंट के लिए आप लोग ये पार्ट लो, सिर्फ मैं आपको उसके पॉइंट बता देती हूँ कि किसके ऊपर फोकस करना है फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले फोकस करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर ions participating in the reaction। ठीक है, आयंस कौन से हैं कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो बिफोर एंड आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, कैसे आयंस फॉर्म हो रहे हैं। देन सेकंड पार्ट कि जब वाटर के प्रेजेंस में उनका बिहेवियर कैसा होता है। सो बिहेवियर in presence of water ion। ठीक है, तो यहां से आपको पता चलेगा कि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एसिड फॉर्म कर रहे हैं, बेस फॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा, राइट? देन थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि Ka एंड Kb इसमें से ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और फिर आप बताओगे कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल क्या है, ये आप यहाँ पे बताओगे। एंड लास्ट पॉइंट इज कि रीजन फॉर ऑल दिस। ओके, इसका रीजन क्या है, ऐसा क्या होता है, कहाँ पे कौन कैसे डिस्प्लेस होता है, ये आप यहाँ पे बताओगे, राइट? सो इतने 4 पॉइंट ध्यान में रखो, और फिर आपका वो ये वाला पॉइंट जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है वो, और उसके साथ ये जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है ना सारा, वो ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिपीटेड पार्ट है, अगर आप थोड़ा सा ओवरलुक भी करते हो, पूरा का पूरा रिपीटेड पार्ट है। ठीक है, सिर्फ उन लोगों ने पहले जो है ना, पहले उन्होंने वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इनका नाम लेके सब कुछ दिया है, और फिर बाद में उन्होंने इन टर्म्स ऑफ Ka एंड Kb ये सारा दिया है, रिएक्शन चेंज किया है। तो यू कैन ऑब्जर्व 2 रिएक्शन, ओके, 2 डिफरेंट रिएक्शन। इतने ही रिएक्शन है क्या, नॉट एट ऑल। ओके, और भी रिएक्शन है, सिर्फ आपको उसमें कैटेगराइज करना चाहिए कि क्या है ये, मेरे जो आयंस है ये स्ट्रॉन्ग, उनका नेचर कैसा है, और वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन, एकदम प्राइमरी क्वेश्चन कि कैसे डिसाइड होता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अल्फा से डिसाइड होता है। व्हाट इज अल्फा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये प्राइमरी चीजें भूलना मत था, नहीं तो जाओगे बफर के रिएक्शन
बफर का डेरिवेशन लिखने के लिए, और ये भूल जाओगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, राइट। तो स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस ये कैसे डिसाइड होता है एसिड एंड बेस का? डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना स्ट्रांगली वो डिसोसिएट हो सकते हैं। कंप्लीट डिसोसिएशन है तो वो स्ट्रांग होते हैं, ओके। पार्शियल डिसोसिएशन है तो वो वीक होते हैं। तो पार्शियल डिसोसिएशन में ऐसा एक पार्ट होता है आपके रिएक्टेंट्स का कि जो डिसोसिएट नहीं हो सकता, ओके। उनको हम क्या कहते हैं फिर? जो डिसोसिएट नहीं हो सकते उनको क्या कहते हैं हम लोग? हाँ, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड बेसिकली दे आर जस्ट मॉलिक्यूल्स, ओके। तो इंटरफेरेंस जब होता है ना किसी भी रिएक्शन में, तो ये इनका होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना इनका इंटरफेरेंस होता है। अभी अभी जो मैंने आपको किस्सा सुनाया, तो उनका प्राइमरी सस्पेक्ट वही था कि जो सॉल्वेंट होता है ना मीडिया बनाने के लिए, बैक्टीरियल मीडिया बनाने के लिए जो सॉल्वेंट होता है ना, उस सॉल्वेंट में कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरफेरेंस होता है कुछ आयंस का, आयंस या इन मॉलिक्यूल्स का, ओके। और इनका इंटरफेरेंस ओमिट करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनके लिए हम ऐसा कोई मीडियम भी भेज नहीं सकते, क्योंकि उनका डिसोसिएशन का टेंडेंसी नहीं है। तो रिएक्टेंट अगर डालेंगे भी तो भी वो रिएक्शन नहीं करेंगे, तो उनको अवॉइड कैसे करें, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो फिर उसके लिए एकदम ऐसे सोफिस्टिकेटेड टेक्निक यूज करनी पड़ती है, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह होता है ना, वो यूज करना पड़ता है। और मतलब दिमाग खाने जैसी चीज क्या होती है कि अरे वाटर है अपने पास, सिंपल वाटर है, और उस वाटर को उसका इंटरफेरेंस माइनस करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम लगाना पड़ता है। तो कितना खर्चा होगा कंपनी का उसके लिए, पर ये करना पड़ता है, ओके। वैक्सीन जब प्रोड्यूस होते हैं ना, ये हमारा अभी आपको पता है वैक्सीन आपने ली भी होगी, तो वो वैक्सीन का जो प्रोडक्शन होता है ना, तो उसके लिए ये सारा काम करना पड़ता है, ये कॉलम्स लगाना, फिर उसमें इंटरफेरेंस मेजर करना, ये सारा काम उस पे चलता है। बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब आप इंडस्ट्री में जाते हो ना, तो एक्चुअली ये थियरी आपको एप्लीकेबल होते हुए दिखती है, ओके। चलो फिर, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट जो है ये पार्ट यहाँ पे एंड कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ओके, दैट इज बफर सॉल्यूशन। सो सुना है कभी ये बफर वर्ड? बफर पीरियड सुना होगा आप लोगों ने, राइट? बफर पीरियड ऐसा कुछ सुना है? यस, क्या होता है ये? या कभी कभी आप ऐसे भी वर्ड यूज करते हो, नेटवर्क बफर हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ये मिशन मंगल देखा होगा ना आप लोगों ने, देखा है? तो उसमें वो 10 बार तो बोला ही होगा हमारे पास बफर पीरियड है, हमारे पास बफर पीरियड है, मतलब क्या है? हाँ, पॉज टाइम, ओके। दे आर आपने स्पेयर वर्ड सुना होगा ना, स्पेयर, ओके, वी हैव स्पेयर टायर, ठीक है। तो क्या होता है वो एक्चुअली? स्टेपनी, ओके। फोर व्हीलर जो चलाते हैं या जिनके पास है उनको पता होगा, स्टेपनी होती है हमारे पास, मतलब क्या होती है पता है? एक्स्ट्रा टायर होता है। अगर पंक्चर हुआ टायर और मतलब इमीडिएटली हम पंक्चर नहीं निकाल सके, तो हमारे पास एक रेडीमेड टायर होता है कि जो हम ज्वाइन कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, ताकि हमारी जो जर्नी है वो बीच में ना रुके, ओके। तो उसको हम बोलते हैं, ये जो टेंडेंसी है ना कि एक्स्ट्रा रखना हमारे पास में, तो एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास रखना, तो उस टाइम को हम बफर पीरियड कहते हैं, राइट। तो ये जो बफर होता है ना, तो ये बफर हमारे पास रखना, बैकअप प्लान रखना, ये हर एक एक्सपेरिमेंट में होता है। पर केमिकली, ये बाकी का जाने दो, पर केमिकली ये बफर का क्या होता है एक्चुअली? ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एसिडिक आयंस भी होते हैं, बेसिक आयंस भी होते हैं, दोनों होते हैं, राइट। एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। तो वो न्यूट्रल होता है क्या? यस, इट इज न्यूट्रल।
पर एग्जैक्टली न्यूट्रल नहीं होता। वो न्यूट्रलिटी के एक तो थोड़ा सा आगे होता है, नहीं तो पीछे होता है। ओके, उसका एक्चुअली ऐसा भी नहीं होता हर एक टाइम। एसिडिक बफर और बेसिक बफर भी होते हैं, राइट? तो उनका पीएच एसिडिक रेंज में या बेसिक रेंज में भी आ जाता है, वैसे बनाते हैं हम लोग। तो फिर उनको बफर क्यों कहे? क्योंकि what is the actual definition of buffer solution? कि buffer solution is such a solution which can resist a drastic change in pH, right? फिर से अभी हम पूरा का बैक्टीरिया और वायरस का एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए क्या होता है कभी कभी कि जब आपके पास एक मीडिया है, फॉर एग्जांपल, ओके, ये मीडिया है, लिक्विड मीडिया, उसको माइक्रोबायोलॉजी के टर्म्स में ब्रॉथ बोलते हैं। ओके, ये ब्रॉथ है अपने पास, तो ये न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैक्टीरियल सेल बढ़ने वाले हैं, राइट? तो अभी तो ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर है, पर जब आप इसको इंक्यूबेट करते हो, एक दिन के लिए वैसे रखते हो, तो फिर इसमें ग्रोथ स्टार्ट होती है, राइट? इसका जो पीएच है, ये फॉर एग्जांपल अभी, हाँ, मतलब इसमें ग्रोथ नहीं है ना, तब इसका पीएच है फॉर एग्जांपल 6.5। ओके, एवरीथिंग इज ऑल राइट। पर अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको सेकंड दिन टर्बिडिटी दिखाई दे रही है, solution is turbid. What does that mean? In that broth bacterial growth is there, right? Bacterial growth है। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक है, पर क्या हो गया कि क्यों बैक्टीरिया बढ़ा रहे हम इसमें? क्योंकि वी आर डिजायरिंग सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ओके, हमें कुछ तो प्रोडक्ट चाहिए ना इसमें। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए एंटीबायोटिक। ओके, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए आप ये जो ब्रॉथ है ना, ये बना के रखा है आप लोगों ने कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ना, उससे आप एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? अब क्या हो गया है कि ये जो एंटीबायोटिक है ये एसिड सेंसिटिव है, मतलब अगर लो पीएच है तो लो पीएच पे ये जो एंटीबायोटिक है ये काम नहीं करता। पर प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि ये जो यहाँ पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है ना, कि ग्रोथ की वजह से ये जो सॉल्यूशन है, ब्रॉथ सॉल्यूशन जो है ना, वो एसिडिक हो गया है, और उसका जो पीएच है ना, ये कम हो गया है, पीएच आ गया है फॉर एग्जांपल 2.5 पे, और 2.5 पे ये एंटीबायोटिक जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है, उसका जो केमिकल नेचर है या स्ट्रक्चर है ये डिस्टर्ब हो जाता है। आ गया प्रॉब्लम? मतलब इतना मेहनत करके आपने ब्रॉथ बनाया, इतना मेहनत करके आपने कल्चर डाला उसमें, बैक्टीरियल कल्चर, और ये प्रॉब्लम आ गया। क्या करें फिर? क्या करें? मतलब आप तो ऐसा नहीं कह सकते कि चलो बैक्टीरिया चेंज कर दो, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको एंटीबायोटिक वही तो चाहिए, वो बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करने वाला ना एंटीबायोटिक वही चाहिए आपको, उसकी इंडस्ट्री आपकी, तो सेल्स कैसे चेंज करें? चलो ब्रॉथ चेंज करें, ये सॉल्यूशन होता है कि ब्रॉथ चेंज करके देखिए। पर आपकी थियरी ऐसी बताती है कि इसी ब्रॉथ में ये बैक्टीरिया अच्छा ग्रो होता है और एंटीबायोटिक प्रोडक्शन जो है वो एनहांस कर देता है, तो दोनों चेंज नहीं कर सकते, तो क्या करें? सिंपली फॉर दैट यू हैव वन सॉल्यूशन कि ये जो बैक्टीरिया है ना, उसको बफर सॉल्यूशन में आइसोलेट करो, ठीक है? तो बिकॉज ऑफ मतलब उनके ग्रोथ की वजह से जो एसिडिक पीएच है वो तैयार हो रहा है, मतलब ये जो ओरिजिनल पीएच है ना, ये इतना लो हो गया है ना, वो नहीं होता, राइट? अगर आप बफर सॉल्यूशन में ये सारा काम करते हो तो एकदम से पीएच लो नहीं होता, ड्रास्टिक चेंज जो होता है ना, ये चेंज नहीं होता, थोड़ा सा तो अल्टर होता ही है, पर एकदम थोड़ा सा होता है। ओके, ये जो एकदम से 6.5 से 2.5, मतलब ये कितना कॉन्सेंट्रेटेड हो गया फिर। ओके, तो ये इतना नहीं होता, और आपके जो दोनों मोटिव है वो वहां पे सक्सेसफुल होते हैं, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन भी होता है और जो एसिडिक कंडीशन जो होने वाली है तैयार, वो भी नहीं होती। दैट इज द रोल ऑफ बफर सॉल्यूशन। गॉट दिस पॉइंट? क्यों इंपॉर्टेंट है बफर? और ऐसे बहुत सारे बफर होते हैं। आपने कभी ब्लड सैंपल लिया है लेबोरेटरी में चेक करने को? ओके,
तो वहां पे वायल होती है देखो ब्लड की। तो उसमें क्या लिखा होता है, कभी पढ़ा है उसके ऊपर क्या लिखा होता है? ऐसे दो कलर की होती है, एक ब्लू होती है, रेड भी होती है, राइट? तो रेड वाली जाने दो, पर वो जो ब्लू वाली होती है ना, उसके ऊपर क्या लिखा होता है, कभी पढ़ा है आप लोगों ने? वो इस पे लिखा होता है ईडीटीए। क्या होता है? ईडीटीए। एक्चुअली ईडीटीए इज अ डाई, ये एक डाई होता है। पर ये जो ईडीटीए होता है ना, ये ब्लड के लिए बफर का काम करता है। ओके, दैट इज बफर एक्चुअली। तो डीएनए एक्सट्रैक्शन जब करते हैं ना लेबोरेटरी में, वहां पे भी यही बफर यूज करते हैं, ईडीटीए। और एक होता है T10E1 बफर, तो वो भी होता है, पर ये ईडीटीए बफर उसमें काम करता है। तो ब्लड में जब आप ब्लड बॉडी के बाहर लाते हो, तो जो ब्लड ब्लड में ब्लड के पीएच में एक्चुअली चेंज आता है, डिफरेंस आता है। सो वी अवॉइड दैट ड्रास्टिक चेंज इन द पीएच ऑफ ब्लड। और अगर अपने आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? आपका जो ब्लड है वो उसके ओरिजिनल कंडीशंस में नहीं रहेगा, एंड देन इट विल टेंड टू बी एक्यूमुलेटेड। ओके, उसका एक्यूमुलेशन होगा, क्लॉट्स फॉर्म होंगे। और अगर क्लॉट्स फॉर्म होंगे तो बाकी के टेस्ट कैसे करोगे ब्लड के ऊपर? नहीं कर सकते। ब्लड की फ्लूइडिटी मेंटेन होनी चाहिए ना, इसलिए ब्लड को ऐसी वायल में रखते हैं जहां पे पहले से ईडीटीए बफर प्रेजेंट होता है। अब आगे कभी जाओगे ना ब्लड टेस्ट करने के लिए, तो वो जो एम्प्टी वायल है वो देखो उसके अंदर, मतलब वो ओपन नहीं करने देते, पर आप चेक करके देख सकते हो। थोड़ा सा आपको कुछ ऐसा फील होगा कि अंदर कुछ है। क्या होता है अंदर? ये ईडीटीए बफर होता है। ओके, और एक एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे ही थोड़ा सा जो ब्लड है ना वो ऐसे ही रख दो विदाउट बफर, और फिर देखो एक 10 मिनट के बाद क्या होता है उस ब्लड का। ऐसे कलम्स फॉर्म होते हैं, और वो ऐसा पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसको, उसकी जो ये होती है ना, फ्लो होता है ना, ब्लड फ्लो जो होता है उसका, ये पूरा का पूरा विस्कोसिटी, हाँ राइट, उसकी जो विस्कोसिटी होती है ना वो एकदम कम होती है, एकदम ऐसा क्लाउडी होता है, और कुछ भी नहीं हो सकता उस ब्लड का, वो फेंकना पड़ता है, राइट? तो देखो आप ये लोग, फिर देखो बफर सॉल्यूशन। तो ये जो बफर सॉल्यूशन होता है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो मोल्स में लेते हैं, राइट? उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ये मोल्स में लेते हैं। उसका पीएच डिसाइडेड होता है, राइट? बफर का जो पीएच होता है वो प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है? और फिर एसिडिक एंड बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं वो कितने कॉन्सेंट्रेशन में लेने हैं वो भी डिसाइड होता है। तो ये सारा का सारा जो प्रोपोर्शन है वो एक इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन से हम डिसाइड करते हैं, उसे बोलते हैं एच इक्वेशन। ओके, उसे बोलते हैं एच इक्वेशन, हेंडरसन हैसेलबल्क इक्वेशन, ठीक है? हेंडरसन हैसेलबल्क इक्वेशन, एच इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन होती है ये आप एग्जैक्टली आपको बताती है ये किस में रिलेशन देती है, पीएच, ओके, मोल्स एंड कॉन्सेंट्रेशन, इन तीनों में रिलेशन तैयार करती है ये जो रिएक्शन इक्वेशन होती है वो, और ये एग्जैक्टली आपको बताती है कि आपको कितना सॉल्वेंट लेना है, कितना अब फॉर एग्जांपल आपको NaOH लेना है उसके लिए, तो NaOH कितने ग्राम्स में लेना है, ओके? कितने ग्राम्स में आपको एसिडिक वाला कंपोनेंट लेना है, कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर में वो डिसॉल्व करना है, ये सारा जो कैलकुलेशन है ना, ये एच इक्वेशन आपको बना देती है, सारा का सारा बैकग्राउंड तैयार कर देती है। फिर से इंडस्ट्री में जब आप जाते हो तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो उसमें सबसे पहले अगर आप केमिकल बायोकेमिकल इंडस्ट्री में लग गए काम को, तो पहला काम होता है आपका अच्छे से अच्छा बफर बनाना, बफर सॉल्यूशन बनाना, ये ट्रिक मतलब स्किल का काम होता है। एग्जैक्टली इतना ही पीएच आना चाहिए, और वो पीएच है ना, वो पीएच पेपर में मेजर नहीं करते, मतलब कलर पे, उसके लिए पीएच इलेक्ट्रोड होता है, उसमें डिजिटल में एक्चुअली वो नंबर मिलता है आपको। अगर आपने 6.8 बोला है आपको, तो वो 6.8 ही आना चाहिए, ओके? एक भी डिजिट यहाँ वहां नहीं,
तो अगर वो ऐसे आता है तभी वो आपको अप्रूव करेंगे, राइट? बिकॉज बफर सॉल्यूशन बनाना और उसका पीएच उतना ही मेंटेन होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो है, केमिकल रिएक्शंस है, वो एक्चुअली उसी पीएच पे काम उनका होता है, राइट? तो हम सीखने वाले हैं कि थियोरेटिकली सीखने वाले हैं, प्रैक्टिकली तो नहीं सीख सकते, पर थियोरेटिकली हम सीखने वाले हैं कि पर्टिकुलर पीएच का बफर कैसे बनाया जाए। अब आपके बुक में या आपके सिलेबस में ये इक्वेशन डिराइव कैसे करते हैं ये नहीं दिया है, बट इफ यू विलिंग फॉर दैट, इन लास्ट लेक्चर ऑफ दिस लेसन आई विल टीच यू ये जो रिएक्शन है ये कैसे डिराइव करते हैं, ओके? ये लास्ट में देखेंगे हम लोग। अभी के लिए आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स आएंगे इसके ऊपर कि सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ कि इतना इतने मोल से इतना 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 ग्राम से तो उसका पीएच कितना आएगा। तो 2 क्वांटिटीज गिवन हो गए, थर्ड क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है। इतने सिंपल प्रॉब्लम आपको रहेंगे, ओके? तो जब बफर का आपको डेफिनेशन पता चल गया होगा कि सॉल्यूशन में जब आप एकदम कम अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालते हो तो आपके सॉल्यूशन में जो ड्रास्टिक चेंज आता है पीएच में, तो वो अवॉइड करने के लिए जो सॉल्यूशन आप यूज करते हो दैट इज योर बफर, राइट? दैट इज योर बफर सॉल्यूशन। और ऐसे बहुत सारे बफर हम यूज करते हैं अलग अलग वाले, ठीक है? फॉस्फेट बफर होता है, फॉस्फेट बफर एक फेमस बफर है, ठीक है? फॉस्फेट आयंस का यूज करके ये बना होता है। देन ईडीटीए तो मैंने आपको बता ही दिया, ईडीटीए बफर जो होता है वो एक बफर है, राइट? एक डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए ट्रिस बफर होता है, ट्रिस एंड ईडीटीए का कॉम्बिनेशन होता है, दैट्स व्हाई उसको T10E1 बोलते हैं, मतलब 10 पार्ट्स ऑफ ट्रिस बफर एंड 1 पार्ट ऑफ योर ईडीटीए बफर, ओके? जैसे बफर के कॉम्बिनेशन करके भी बनाते हैं। सो ये सारा का सारा जो लॉजिक है ये इस इक्वेशन पे है, HH इक्वेशन, ठीक है? चलो, कितने बजे हैं? 9 हो गए, ठीक है। चलो फिर, तो इसके लिए आपको 2 टर्म्स पता होने चाहिए, वन इज एसिडिक बफर एंड अनदर वन इज बेसिक बफर, ठीक है? तो एसिडिक बफर एंड सेकंड वन इज बेसिक बफर। तो नाम से ही गिवन है, कोई अलग सी बात तो है नहीं। क्या लगता है आपको एसिडिक बफर मतलब क्या होगा? नीचे पढ़ो और बताओ। रिजल्टिंग जो है आपका, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो कैसे होना चाहिए? राइट, एसिडिक होना चाहिए, ओके? तो उसमें अभी अभी हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ा है, राइट? तो उसमें ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो आपको ऐसा सॉल्यूशन देता है, वो देखो, एंड दैट इज प्रेजेंट इन एसिडिक बफर। उन्होंने दिया है, देखो कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। so weak acid and strong base, weak acid and strong base, ठीक है? तो इनका रिएक्शन करते हुए जो आपका बफर होता है दैट इज योर एसिडिक बफर, ठीक है? एंड फिर बेसिक बफर क्या होता है? वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, एग्जैक्टली उल्टा, ठीक है? वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है? तो फिर जब इसका, इस बफर का आपको ये लेना है, पीएच का इक्वेशन लेना है, तो इक्वेशन इज वेरी सिंपल। क्या करना पड़ता है आपको? हमेशा ध्यान में रखो, बफर में जो रिएक्शन होती है आपकी, वो एसिड या बेस हो, तो जो भी हो, उसके रिएक्शन कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस से नहीं होती, उसके सॉल्ट से होती है, ओके? क्योंकि अगर ऐसा हुआ, एसिड एंड बेस की रिएक्शन अगर है, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूट्रलाइजेशन होगा वो, ओके? और वो नहीं चाहिए हमें, हमें सॉल्यूशन चाहिए कि जिसमें आयंस प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई वी टेंड टू रिएक्ट दैट पर्टिकुलर एसिड और बेस विद द कॉन्जुगेटेड सॉल्ट,
ओके इसलिए यहाँ पे आपके पास में जो पीएच की इक्वेशन है वो क्या होती है, एसिडिक बफर का जो पीएच है वो क्या आएगा, सिंस दिस इज एसिड log to the base 10 concentration of salt upon acid, ठीक है, ये आपकी एसिडिक बफर की इक्वेशन होगी। ओके एंड बेसिक है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, salt okay, this is equation 1, this is equation 2 ओके और ये जो दोनों इक्वेशंस है ना इनको बोलते हैं हेंडरसन हासलबर्ग इक्वेशन, ठीक है, ये जो दोनों इक्वेशन है ना दिस 1 एंड 2 इन दोनों को बोलते हैं हेंडरसन हासलबर्ग इक्वेशन। ओके अब ये पीकेए क्या है, ओके फिर ये ऐसा कैसे आया, यही ये तैयार करना इसको डेरिवेशन बोलते हैं और ये कहाँ से आया कैसे आया ये हम लास्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके एक्स्ट्रा पार्ट है ये पर इम्पोर्टेंट है और अभी समझ लो ये आगे आने ही वाला है आपको। केमिस्ट्री अगर आपने आगे लिया इंजीनियरिंग में या प्योर साइंस में कहीं भी फार्मेसी में तो ये हेंडरसन हासलबर्ग इक्वेशन तो कंपलसरी है ही आपको, तो अभी आपका वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ लो यहाँ पे एक्चुअली पीकेए जो होता है ना ये निगेटिव लॉग होता है, बताऊंगी मैं आपको ये फिर से, अभी के लिए समझ लो कि पीकेए है तो उसका मतलब क्या है, निगेटिव लॉग ऑफ के, इतना सिंपल मीनिंग है उसका। पीकेबी मतलब क्या, निगेटिव लॉग ऑफ केबी, बस इतना ही, बाकी कुछ अलग नहीं है इसमें। ओके आज के लिए इतना ही करेंगे और फिर कल इसका आगे थोड़ा सा जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो लेंगे एंड लास्ट लेक्चर अगर कल हमारा लेसन खत्म होता है तो कल ही बताऊंगी, नहीं तो थर्सडे को सॉरी सैटरडे को हम इसका जो इक्वेशन है उसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। सो वी कैन स्टॉप हियर, सी यू टुमारो।